बच्चों हम आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के जो 4 डोमेन्स होते हैं, ठीक है, 4 डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की कल हमने डिस्कस किए थे, 4 डोमेन्स हैं इन्वायरमेंट के, 4 डोमेन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर है। सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, फिर एटमॉस्फेयर है, फिर बायोस्फीयर है, ठीक है। तो इस तरह से 4 डोमेन्स हैं इन्वायरमेंट के, 4 जो कहते हैं ना 4 एरियाज हैं, ठीक है। जो लिथोस्फीयर है वो लैंड बेस्ड है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है वाटर बेस्ड है, फिर एटमॉस्फेयर एयर है, और बायोस्फीयर रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जियोग्राफी की, उसमें पेज नंबर 3 पे है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर मतलब कहते हैं ना हार्ड टॉप, मतलब जो अर्थ का एक ऊपरी हिस्सा, जमीन का ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। रॉक्स का बना होता है, मिनरल्स का बना होता है, और इसके ऊपर थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है। इरेगुलर सरफेस होता है, और यहाँ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलेंगे लिथोस्फीयर में, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। माउंटेन्स तो पता है पहाड़ होते हैं, प्लेट्यूज क्या होता है? थोड़ी ऊंची जमीन होती है, उसे प्लेट्यू कहा जाता है। मतलब प्लेट्यू का मतलब होता है थोड़ी सी हाई एरिया, ठीक है, हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, ठीक है। इसके बाद प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स मतलब खेत खलिहान नहीं होते, खेत वगैरह होते हैं लंबे लंबे, एकदम फील्ड्स होती है वैसा। और इसके बाद वैलीज, वैलीज क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच में जब नदी जाती है उसे हम वैली कहते हैं। तो ये सब इसका हिस्सा है। कौन? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है। मतलब ये अर्थ है, तो अर्थ का जो हार्ड टॉप क्रस्ट, टॉप मतलब ऊपरी, क्रस्ट ऊपरी हिस्सा, ठीक है, अर्थ का ऊपरी हिस्सा, उसे हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो हिस्सा है ये रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है, इन सब से कवर्ड होता है, और कुछ कुछ सॉइल होती है, मिट्टी भी होती है इस हिस्से में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें, लिथोस्फीयर का क्वेश्चन लिखें, डिफाइन लिथोस्फीयर। क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर क्या है? आंसर लिखे पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसका सेकेंड पैराग्राफ। पेज नंबर 3 पे नेचुरल एनवायरनमेंट, उसका सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys. कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? पेज नंबर 3 सेकेंड पैराग्राफ, लिथोस्फीयर से लेके वैलीज एक्सेट्रा तक। इसका आंसर कहां से कहां तक लिखोगे? लिथोस्फीयर से लेके कहां तक लिखोगे? वैलीज एक्सेट्रा। आप लोग भी ऐसी डॉट 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 मत कर देना, आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। कुछ इंटेलिजेंट लोग मुझे ऐसे ही डॉट डॉट करके भेज देते हैं, ठीक है, फिर मैं नॉट कंप्लीट करके भेजती हूँ। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस, हमें मिलता क्या है लिथोस्फीयर से, ठीक है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। आप लैंडफॉर्म मतलब ये जो लिथोस्फीयर है आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, सारे कॉन्टिनेंट्स में, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहां आपको लिथोस्फीयर दिखेगा, जमीन दिखेगी, लैंडफॉर्म दिखेगा। एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, ठीक है, आपको ओशियन के फ्लोर्स पे भी लिथोस्फीयर दिखेगा। अच्छा, लिथोस्फीयर हमें देता क्या है, ठीक है, लिथोस्फीयर क्या देता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस। अच्छा, आप अगर लिथोस्फीयर नाम को आधा करो ना, लिथोस्फीयर नाम को आधा करो तो लिथो मतलब क्या, लिथो और स्फीयर, ठीक है। लिथो क्या होता है, रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है, लैंड। लिथो क्या होता है, रिलेटेड टू लैंड। और स्फीयर, ठीक है, स्फीयर मतलब हिस्सा या डोमेन या एरिया। लिथो मतलब नाम में देखो, एल मतलब लैंड, तो समझ जाओ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, यही ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब लिथोस्फीयर से हमें मिलता क्या है, लिथोस्फीयर से हमें क्या मिलेगा, तो आंसर है आपका पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे वो पिक्चर बनी हुई है ना, वो गोल वाली पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 3 पे, फिगर 1.2, उसके ऊपर है, क्या लिखोगे आंसर, उसके ऊपर वाले, lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. क्या बोल रहे हैं आंसर में, lithosphere is the domain, लिथोस्फीयर वो एरिया है that provide us forest, लिथोस्फीयर से हमें फॉरेस्ट मिलता है। क्यों, लिथोस्फीयर मतलब जमीन, लैंड, तो उस पे फॉरेस्ट होगा, ऑब्वियसली जमीन पे ही होगा ना फॉरेस्ट मिलता है। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड्स मतलब फील्ड्स होती है ना, घास वाली फील्ड होती है वो। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए लैंड मिलेगा। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है, हमारे घर वगैरह जो बनते हैं, घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब एक्चुअली तो घर ही हुआ, सेटलमेंट्स मतलब, ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब हमारे लिए घर, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यहाँ से हमें मिनरल वेल्थ, मिनरल मतलब कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमें धरती से ही मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखोगे, हमें क्या मिलता है, तो ये सारा लिखोगे, वो फिगर 1.2 के ऊपर वो पिक्चर बनी हुई है ना, उसके ऊपर है आंसर। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो ये हुआ आपका लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है, ये सब हमारे लिथोस्फीयर होते हैं। मिलता क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है, हमें फॉरेस्ट मिलता है, हमें मिनरल्स मिलते हैं, हमें रहने के लिए ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब हमें जमीन मिलती है रहने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ग्रासलैंड्स मिलते हैं, लैंड मिलता है, जमीन मतलब सब कुछ लिथोस्फीयर पे ही है। आप, मैं, हम सब लिथोस्फीयर पे ही है, हम थोड़ी हवा में हैं, ठीक है। वी ऑल आर एट लिथोस्फीयर ओनली, सब लिथोस्फीयर में है। सो ये मतलब लिथोस्फीयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अभी हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। हमने देखो, हमने लिथोस्फीयर समझा और लिथोस्फीयर के जो यूजेस है वो भी हमने की, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, अच्छा हाइड्रोस्फीयर नाम देखो, अब हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, और स्फीयर मतलब जो वो डोमेन जहाँ मतलब एरिया जहाँ वाटर है। हाइड्रो वर्ड का मतलब वाटर होता है, तो आप समझ ही गए होंगे, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अभी मतलब हमने क्या पढ़ा कि 4 डोमेन्स होते हैं हमारे, जो 4 डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट होते हैं।
तो वो पहला था लिथोस्फीयर, वो कर लिया हमने। अब दूसरा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे पिक्चर के नीचे, वो जो गोल पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे फर्स्ट लाइन, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। मतलब जो पानी वाली एरिया होती है जिसमें पानी पानी होता है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. ठीक है, देखो यहाँ पे पानी का जो एरिया होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और इसमें सारे सोर्सेज ऑफ वाटर आ जाते हैं। अलग अलग वाटर बॉडीज आती हैं, जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, सीज है, ओशियंस हैं, और ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा लिखोगे पेज नंबर 3 पे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ सारा लिखोगे इसके आंसर में। ठीक है, कि पानी का वो एरिया, मतलब पानी का सारा एरिया उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या क्या कंप्राइज करता है, इसमें क्या क्या आता है, सारे सोर्सेज ऑफ वाटर। सारे सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब पानी जहां जहां से मिलता है वो सब हाइड्रोस्फीयर है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और जो पानी जिन जिन मतलब जहां जहां पानी भेगा होता है वो सारी, कहाँ कहाँ, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। ठीक है, और इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर सबके लिए जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तीसरा क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर तीसरा है एटमॉस्फेयर। देखो हाइड्रोस्फीयर मतलब रिलेटेड टू वाटर, पानी। अब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वो स्फीयर है रिलेटेड टू एयर। एटमॉस्फेयर हमें, एटमॉस्फेयर जो हमारा स्फीयर है दैट इज रिलेटेड टू एयर। ठीक है, जो हमारे आसपास ये हवा है, ये जो एटमॉस्फेयर, ठीक है, वातावरण हम कहते हैं ना, तो दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो फिर से, लिथोस्फीयर मतलब जमीन, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। अब हम एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, वायु। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। मतलब एटमॉस्फेयर वो पतली सी लेयर होती है जो हम मतलब पतली सी हवा की एक परत होती है, मतलब हमारे ऊपर हवा की पतली सी परत होती है जिसने पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। हम ये जो एटमॉस्फेयर किसने बना के रखा है, ये हवा में चीजें उड़ नहीं जाती हैं, तो ये हवा उड़ ना जाए ऊपर, तो हवा क्यों उड़ नहीं जाती है, या हवा चली क्यों नहीं जाती है आसमान की तरफ, क्यों, क्योंकि ये जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको पता है हमारे अर्थ के पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, चीजों को नीचे पकड़े रखता है। तो मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारे आजू बाजू जो हवा का घेराव है, वो चला क्यों नहीं जाता है, वो हवा क्यों बंद नहीं हो जाती है, क्यों, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस हवा को, इस एटमॉस्फेयर को खींचे रखा है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। इट मतलब ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर का क्या काम है, देखो सन के पास है ना बहुत सारी बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, सन की इतनी ज्यादा गर्मी होती है, पर सन की गर्मी सीधी हमको नहीं मिलती है, बीच में उसको एटमॉस्फेयर से गुजर के आना पड़ता है। वो जो एयर का पूरा जो पहरा बना हुआ है हमारे ऊपर, उसको लांघ के आना होता है। तो वो जब उसमें आती है ना एयर, उसमें जब वो सन की इतनी गर्म रोशनी वहां से गुजरती है ना, तो थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, सन की रोशनी सीधी सीधी हमें आके लगती, हम जल जाते। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। इवन हमारा मतलब एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचा के बैठा है। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज मतलब वहां हमें सन कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी आती हैं आसमान से, सन से कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी आती हैं, पर हमारा एटमॉस्फेयर घेराव करके बैठा है,
तो हम उन रेडिएशन से भी बच गए हैं। अगर हमारा एटमॉस्फेयर वो घेराव करके नहीं बैठा होता आसमान में, तो वो रेडिएशंस की वजह से बीमारियां भी होती हैं, कैंसर हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। क्यों? दो कारणों की वजह से। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन, ये हमें जो हार्मफुल रेडिएशन है सन की, उससे बचाता है। और दूसरा, हमें सन की हीट से भी, स्कॉर्चिंग हीट, जो सन की इतनी ज्यादा गर्मी है, उससे हमें बचाता है। ठीक है, और क्या क्या है एटमॉस्फेयर में? इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है और वाटर वेपर है। वाटर वेपर मतलब वो भाप होती है। आपको पता है जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पानी नीचे, आपको पता है सब नदी तालाबों में, सब में पानी होता है। गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो सारा पानी भाप बन के हवा में ऊपर जाता है। तो एटमॉस्फेयर में आपको वाटर वेपर भी दिखेगा, आपको डस्ट दिखेगी, आपको गैसेस दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। What is atmosphere? Page number 3, the last paragraph. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. ठीक है, एटमॉस्फेयर एक एयर का एक पतला लेयर होता है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर एक पतला लेयर है दैट सराउंड्स द अर्थ, उसने हमारी अर्थ को पूरा सराउंड करके रखा है। तो आंसर में यही लिखोगे, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द। एटमॉस्फेयर का आंसर मैं लिखाती हूँ, टिक नहीं कराती हूँ। मैंने ये भी टिक कराया, ये टिक कराया, ये भी टिक कराया। टिक कराया तो लिख के ही भेजना है, मेहरबानी करना ऐसे ही क्वेश्चन लिख के मत भेजना। मैं सच कह रही हूँ, फोन में से आके मैं थप्पड़ मारूंगी। मुझे इतना गुस्सा आता है, जो लोग आंसर भी नहीं लिख सकते, मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैंने आपको टिक कराया है, मैं बोल रही हूँ लिखो लिखो, आप तो भी नहीं लिख के भेज रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। मैं नहीं चलाऊंगी अब ऐसा। देखिए यहाँ पे व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर वातावरण की वो पतली परत है। वातावरण की वो पतली परत है जिसने अर्थ को पूरा ढका हुआ है। तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, तो हाउ डज एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस? ठीक है, अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ भी लिख दो। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है एटमॉस्फेयर में? इट कंसिस्ट ऑफ, आंसर में और भी लिखो, it consists of a number of gases. It consists of a number of gases, dust and water vapor. Dust and water vapor. ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो हाउ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस। ठीक है, हाउ एटमॉस्फेयर इज यूजफुल टू अस। एटमॉस्फेयर हमको कैसे यूजफुल है? हाउ atmosphere is useful to us. देखो, हाउ एटमॉस्फेयर इज यूजफुल टू अस। एटमॉस्फेयर हमें कैसे यूजफुल है? तो कैसे यूजफुल है? तो इट प्रोटेक्ट अस। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस। एटमॉस्फेयर
protects us from the harmful rays. And scorching heat of the sun. स्कॉचिंग का मतलब चिलचिलाती, मतलब खतरनाक। स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारा तीसरा डोमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने तीसरा डोमेन जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, हमने वो भी पढ़ा, ठीक है। अभी हमारा लास्ट डोमेन जो कि है बायोस्फीयर, ठीक है, हमारा और आपका, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब, ठीक है, हम सब मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। हम चौथा पढ़ेंगे बायो। बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, वो डोमेन, वो एरिया ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बायोस्फीयर मतलब उसमें सारे प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, मैं, आप, हम सब आ गए, ठीक है। तो जिनमें मतलब जिस डोमेन में लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। तो व्हाट इज बायोस्फीयर, ठीक है। डिफाइन बायोस्फीयर, डिफाइन बायोस्फीयर। आंसर देखो, प्लांट और एनिमल किंगडम। किंगडम मतलब साम्राज्य, किंगडम मतलब सब कुछ। छोटे प्लांट किंगडम बोलती हूँ मतलब छोटे से छोटा, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़ा सा ट्री, सारे प्लांट्स। एनिमल किंगडम का मतलब भी वही हुआ, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, छोटे से लेके बड़ा से बड़ा प्राणी, ठीक है, जिनमें श्वास है, जिनमें सांस है, वो सारे किसमें आते हैं, बायोस्फीयर में, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर को लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. So it is a narrow zone. It is a narrow zone of the earth. ठीक है, ये अर्थ का वो सांकड़ा जोन है। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये सांकड़ा जोन है, अर्थ का वो सांकड़ा जोन है। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other. To support life, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बायोस्फीयर क्या है। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर में बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड, मतलब सारा जो प्लांट्स, सारे एनिमल्स मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। ये अर्थ का एक ऐसा हिस्सा है जहां तीनों स्फीयर, जो आपने तीनों स्फीयर पढ़े ना, कौन से, पहला कौन सा था, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, दूसरा वाटर, तीसरा एयर। तो लैंड, वाटर और एयर मिलते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लाइफ को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आज आपके पास जमीन ना हो तो रहने को, आप मतलब आपके पास जमीन ही ना हो, ठीक है, आप रह ना पाओ, आप चल ना पाओ, ना हो तो
कैसी लाइफ होगी? आपके पास वाटर ना हो, पानी ना हो, कैसी लाइफ होगी? एयर, आप सांस ना ले पाओ, कैसी लाइफ होगी? ठीक है, तो तीनों, ये जो तीनों स्फीयर्स हैं, कौन से? हमारे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब इन तीनों का मिक्स होता है तो हमारी लाइफ को सपोर्ट मिलता है। हम सांस तो ले रहे हैं पर ये तीनों की मदद से हम जी पा रहे हैं। ठीक है, सांसें तो हमें भगवान ने दी है, कुदरत ने दी है, पर ये सांसों को बरकरार रखने के लिए हमें इन तीनों का इंटरेक्शन, लैंड, वाटर और एयर का इंटरेक्शन चाहिए। और ये इन तीनों के इंटरेक्शन से ही बायोस्फीयर बना है। अगर ये तीन नहीं होते तो बायोस्फीयर भी नहीं होता, कोई जी भी नहीं पाता। ठीक है, तो फिर से बायोस्फीयर क्या है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स ही बायोस्फीयर को बनाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर का दूसरा नाम द लिविंग वर्ल्ड भी है, द लिविंग वर्ल्ड। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. ये एक ऐसा जोन है हमारे अर्थ का जहां हमारे पहले के तीन स्फीयर्स मिलते हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम जीवित हैं। ठीक है, हम जिंदा हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने चारों बहुत इंपॉर्टेंट आपने डोमेन्स पढ़े। ठीक है, अर्थ के। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे ही। ठीक है, अभी हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? बच्चों, अभी आपका पेज नंबर 4 पे व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, हमने चारों डोमेन्स कर लिए अर्थ के। ठीक, तो अभी हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? तो देखो, इकोसिस्टम बताने के लिए यहाँ एक स्टोरी लिखी गई है। एक बारी एनसीसी कैंप में गए थे बच्चे। एनसीसी कैंप क्या होता है? एनसीसी कैंप आपको मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, मतलब आपको बेसिक सिखाता है, आप में देशभक्ति की भावना भरता है, आपको ट्रेन करता है। ठीक है, आपको मतलब, तो एनसीसी जैसे आप जितने बच्चे अगर मतलब 12 से 18 साल के बीच में आप अगर अपने स्कूल में हैं तो आप स्कूल में आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। 2 साल का होता है मिलिट्री का, मतलब आपको मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इससे आप स्ट्रांग बनते हो, आपके मन में देशभक्ति की भावना आती है। ठीक है, 2 साल का एनसीसी का कोर्स होता है और मतलब ये मिलिट्री चलाती है ये कोर्स आपको, मतलब इससे आप स्ट्रांग बनते हो। ठीक है, तो एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग, एक बारी एक एनसीसी कैंप में गई थी रवि की क्लास। ठीक है, तो जैसी एक्सक्लेम, जब वो उस कैंप में गए, इस कैंप में ये आपको नेचर के पास ले जाते हैं। ठीक है, आपको नेचर और ये फॉरेस्ट इस सब में ले जाते हैं। तो एक बार एक एनसीसी कैंप में गए हुए थे रवि की क्लास वाले, तो उसमें जैसी ने बोला, जैसी ने बोला व्हाट अ हैवी डाउनपोर, बहुत बारिश हो रही थी, तो उसने कहा व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितनी बरसात हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, कह रही है इतनी बरसात तो मेरे केरला में होती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। कि वो जैसी बोलती है तुम आओ तो देखो कभी केरला में कैसे इतनी ज्यादा, पोर का मतलब पानी बरसना, इतना पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है कि भाई सारी फील्ड्स जो ग्रीन फील्ड्स होती हैं, सारे लश ग्रीन फील्ड्स, ठीक है, वो एकदम मतलब ग्रीन फील्ड्स होती हैं, कोकोनट प्लांटेशंस होते हैं, उन सब पे बहुत बारिश गिरती है। तो इसके बाद मतलब जैसी ने बोला अब हीरा, ठीक है, हीरा बोलता है जो जैसलमेर से है। ठीक है, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, हीरा क्या बोलता है, वी गेट नो रेन्स, वो हैरान होके बोलता है भाई जैसलमेर में तो रेन ही नहीं गिरती है, केरला में बहुत रेन गिरती है और कोकोनट के ऊपर रेन गिरती है, हरी हरी हरियाली के ऊपर रेन गिरती है ऐसे। और जैसलमेर में तो हीरा बोलता है रेन ही नहीं है, मैं जैसलमेर का हूँ, तो बारिश ही नहीं गिरती। वी सी ओनली किक्कार, किक्कार क्या होता है, किक्कार मतलब ट्रीज होते हैं। ठीक है, जैसलमेर में पाए जाने वाले थॉर्नी ट्रीज, ठीक है, छोटे छोटे कांटेदार ट्रीज होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा ना जैसलमेर एक डेजर्ट रीजन, डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में हमेशा कांटेदार पेड़ ही दिखते हैं आपको। तो वी गेट नो रेन्स, वो कहता है हमें तो बरसात ही नहीं मिलती है,
वी सी ओनली किकार एंड सैंड, हमें तो सिर्फ किकार मतलब ये वाले ट्री देखने को मिलते हैं और सैंड, चारों तरफ हमें मिट्टी ही मिट्टी देखने मिलती है। एज फार एज द आईज कैन सी, जितना दूर तक हम देख सके हमें सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिखती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, तो रवि बोलता है जैसलमेर तो कैमल भी तो है, ठीक है कि कैमल्स भी तो होते हैं। तो रवि बोलता है भाई तुम्हारे यहाँ तो कैमल्स भी होते हैं, डेजर्ट एरियाज में तो कैमल्स भी होते हैं। तो हीरा बोलता है नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट अवर डेजर्ट, कैमल ही नहीं तू कभी हमारे रेगिस्तानों में आ, कभी जैसलमेर के रेगिस्तान में आ, हमें यू विल सी स्नेक्स लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स, तुझे स्नेक्स भी दिखेंगे, लिजार्ड्स भी दिखेंगे और बहुत सारे जंतु, जीव जंतु भी दिखेंगे, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो अभी देखो दो जने, मतलब देखो जो जैसी थी, ठीक है, जो जैसी थी, तो जैसी ने क्या केरला के बारे में बताया कि भाई वहां बारिश बहुत पड़ती है। हाँ, फिर हीरा ने बोला भाई मैं तो रेगिस्तान में रहता हूँ, मैं तो जैसलमेर में रहता हूँ, वहां तो बारिश का नामो निशान नहीं है वहां तो। और जैसी ने बोला कि मेरे केरला में तो हरियाली हरियाली है, कोकोनट के ट्रीज हैं। और फिर हीरा बोलता है भाई मैं तो रेगिस्तान में रहता हूँ, मेरे यहाँ तो खाली किक्कर ट्री है, ये किक्कर ट्री, कांटेदार ट्री, किक्कर ट्री का नाम है, KIKAR, किक्कर ही किक्कर दिखते हैं और हमको ऊंट दिखते हैं, लिजार्ड दिखते हैं। तो अब देखो रवि विचार करता है why do the animals, the vegetations and the way people live vary from place to place, कह रहा है लोग, एनिमल्स, वेजिटेशन और लोग सब अलग अलग क्यों होते हैं, अलग अलग जगहों पे सब अलग अलग जगह तरह से क्यों रहते हैं। VARY वेरी का मतलब डिफरेंट। भाई आप जहाँ रहते हो आप वहाँ, मतलब जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो हमारा रहने का कल्चर होगा, हमारा उठना बैठना खाना पीना, ठीक है। आप केरला साइड चले जाओ, वहां के लोगों का अपना कल्चर होगा, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो जहाँ रहता है उसका कल्चर, मतलब कल्चर नहीं कि वो लोग अलग अलग क्यों होते हैं, वहां के जानवर क्यों एक जैसे नहीं होते हैं, वहां पे वेजिटेशन क्यों एक जैसे। उसने क्या बोला, जैसलमेर में किक्कर होता है, किक्कर ट्री होता है, कांटेदार ट्री। और जैसी क्या बोल रही थी, कोकोनट है, ग्रीन फील्ड्स है। तो वो सोचता है ऐसा क्यों है कि भाई जगह अलग तो वहां के जानवर अलग, तो वहां का रहने लोग अलग, ऐसा क्यों। तो वो ऐसा सोचता है। तो वो कहता है, वो अपनी टीचर से पूछता है कि मैम कि आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, भाई जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जानवर, वहाँ वो सब एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। भाई जैसे अगर भाई जैसी है तो जैसी कहाँ रहती है, केरला में, तो केरला में बरसात, फिर वहाँ के जानवर, फिर वहाँ के ट्रीज, उन सब में रिलेशन है कुछ। तो ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो मैम ने हाँ बोला कि हाँ, आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास के वातावरण के साथ आपका पूरा पूरा रिलेशन होता है। अब टीचर समझा रही है इसको अच्छे से। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Immediate surroundings मतलब आसपास का वातावरण। हम सारे इंसान, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे और हम सब जहाँ रहते हैं उसके आसपास के वातावरण पे हम पूरे निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसा वातावरण, अब जैसे कहीं पे पानी बिल्कुल नहीं आता है तो वो लोग पानी कैसे यूज करेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा ध्यान से। और कहीं एक जगह पानी बहुत आता है, वहां लोग कैसे यूज करेंगे, अपने मन से यूज करेंगे। तो मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास के वातावरण पे हम पूरे डिपेंडेंट होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कई बार तो हम सब एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होते हैं। This relation between living organism as well as the relationship between organism and their surrounding form an ecosystem. Ecosystem क्या बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशन। भाई जैसे हम किस पे निर्भर हैं, हम काव पे निर्भर हैं। क्यों, काव दूध देती है, ठीक है, उसका दूध ही तो हम पीते हैं। काव किस पे निर्भर है, हम पे। क्यों, हम ग्रास खिलाते हैं उसे, ठीक है। तो हम इकोसिस्टम हुए ना, तो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जिनमें सांस है, ठीक है, उनके बीच का रिलेशन, और लिविंग ऑर्गेनिज्म और
हमारे सराउंडिंग के बीच का रिलेशन, ठीक है, जो आसपास वातावरण है उसके साथ हमारा रिलेशन, उसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट का मतलब जहां आप रहते हो, ऐसे नहीं आप रहे गुजरात में रहे हो तो आप केरला पे निर्भर हो, ऐसे नहीं, आप जहां रहते हो आप तो वहीं पे ही निर्भर होगे ना, भले केरला में भी कुछ भी होता हो पर आप तो हो तो गुजरात के, ठीक है, तो इसी को ही इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम किस किस का हो सकता है? जहां किसी भी जगह का इकोसिस्टम हो सकता है। लार्ज रेन फॉरेस्ट, किसी बड़े रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है। ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है। डेजर्ट, सिर्फ डेजर्ट वाली जगह का भी अपना इकोसिस्टम, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, इवन एक छोटा सा पॉन्ड, छोटा सा तालाब है, उसका भी इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें, डिफाइन इकोसिस्टम। डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। अच्छा, मैं आपका आंसर बता देती हूँ, टिक कर लो पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, वो वाली लाइन है ना, वहां से लेके 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन इकोसिस्टम तक लिखना है। क्या लिखोगे? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, वहां से लेके सारा सारा ये सारी 4 लाइनें लिखोगे, फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम, फॉर्म्स एंड इको, ये सारी 4 लाइनें लिखना। वो महान लोग जो इनकम्प्लीट काम भेजते हैं, उन महान लोगों को खास, महान आत्माओं, पेज नंबर 5 पे, फिर से बताती हूँ आपको आंसर, पेज नंबर 5 पे ऑल प्लांट्स से ये आंसर चालू हो रहा है, फिर से बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, फिर से, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem, ठीक है। अच्छा, अभी give the examples of ecosystem question, give examples of ecosystem, ecosystem के example लिखो। तो आंसर इकोसिस्टम के क्या क्या एग्जाम्पल है? लार्ज रेन फॉरेस्ट, आंसर लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ocean and even a small pond. ठीक है, तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स है इकोसिस्टम का। कौन कौन सी? लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इकोसिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब लास्ट देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? तो देखो, हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपने क्या पढ़ा? 4 डोमेन्स होते हैं। कौन से 4 डोमेन्स? लिथोस्फीयर, सॉरी, पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा
पहला लिथोस्फीयर था, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। 4 डोमेन्स पढ़े। हाँ, इसके बाद आपने भाई ये इकोसिस्टम भी पढ़ लिया, ठीक है। 4 डोमेन्स, फिर इकोसिस्टम भी पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जो मैन मेड है, जो इंसान ने बनाया है, मतलब चाहे वो चीजें जो इंसान ने बनाई हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है, सब बिल्डिंग्स हुआ, एजुकेशन, भले वो चीज हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो रिलेशन है, जो भी इंसान ने बनाया है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट देखें पेज नंबर 5 पे। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखो, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब हम लोग एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं और हमारे हिसाब से हम हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अडॉप्टेड मतलब अपने आप को ढालना, अपने आप को उसके अनुरूप बना लेना। शुरू में जब अर्ली ह्यूमंस थे, जो बिल्कुल पुराने जमाने के जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो खुद को, जो उनका आसपास का वातावरण है, उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. वो क्या करते थे, एक एकदम सिंपल लाइफ जीते थे और जो उन्हें नेचर देता था उससे अपना जीवन गुजार लेते थे। With time needs grew and became more varied. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, उनकी जरूरतें बढ़ी, उनका जो मतलब उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट को चेंज करने लग गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उसने कहा कि भाई अब क्रॉप्स क्यों ना उगाएं, पहले क्रॉप्स उगाने नहीं आते थे इंसान को, उसने क्रॉप्स उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को पालना सीखा, डोमेस्टिकेट मतलब पालना। एंड लेड अ सेटल लाइफ, और उसने सोचा एक ही जगह रहा जाए। लेड अ सेटल लाइफ, पहले घरों का सिस्टम नहीं था, घर में रहना, घूमते रहते थे, जहां मिला खाना वहां रह जाते थे। अब उसने सोचा एक जगह क्यों ना रहा जाए। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। अब एक फिर आया व्हील, ये रिवॉल्यूशन आया, भाई व्हील इन्वेंट हुआ। तो व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। देखो, व्हील इन्वेंट हुआ, ये एक अच्छी चीज हुई। उसके बाद क्या हुआ, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। फिर खाना भी बहुत ज्यादा इंसान उगाने लगा, भाई क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर करने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है कि भाई मुझे चावल चाहिए और तुम्हें चीनी चाहिए, तो अब मेरे पास चीनी है, मैं तुम्हें चीनी दे दूंगी, तुम्हारे पास चावल है, तुम मुझे चावल दे दो। बार्टर सिस्टम। पहले क्या होता था, जिसके पास जो है वो उससे काम चला लेता था। फिर उन्होंने बार्टर, BARTER, इस सिस्टम में क्या होता है, चीजों की एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आप लोग करते हो ना स्कूल में, तू मेरी पेन ले ले, मैं तेरा इरेजर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम पुराने जमाने में, जब पैसे नहीं चलते थे, जब पैसे थे ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था चीजें खरीदी बेची भी जा सकती हैं, तब लोग इस तरह से चीजों की अदला बदली करते थे, बार्टर, ठीक है। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ट्रेड मतलब फिर ट्रेडिंग होने लगी, भाई मतलब चीजों की खरीदी और ये सब होने लगा। कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। फिर इंडस्ट्रीज हुई, फिर सब चीजें बहुत ज्यादा बनने लगी। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, पहले बैलगाड़ी और ये सब चलते थे, फिर मतलब नए नए ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हुए, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मतलब फोन्स और मतलब कंप्यूटर्स, और इससे और ज्यादा सब स्पीड अप हो गया, सब मतलब आसान हो गया, ठीक है। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपको समर में वाटरमेलन खाने की इच्छा होती है और जब विंटर होती है, फुल ठंड होती है, तो आपको पीनट्स, मूंगफली खाने की इच्छा होती है, ठीक है, सेकी हुई मूंगफली, रोस्टेड पीनट्स। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। जो इंसान और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसमें बैलेंस बना होना चाहिए। हमें एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा भी चेंज नहीं कर देना चाहिए कि वो हम पे ही हमला करे, ठीक है। एनवायरनमेंट को अगर हम बहुत ज्यादा छेड़ेंगे, हमें बाढ़, तूफान, ठीक है, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
ठीक है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हम लोगों को कोशिश करनी है कि हमें प्यार से एनवायरमेंट को मिलजुल के हम एनवायरमेंट के साथ हार्मनी में रहें। हार्मनी मतलब प्यार से रहें। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Asked the students to draw the landscape houses of the people and places they visit during the holidays. नूरी, ये स्टोरी कैसे चालू हुई थी? रवि उदास था क्योंकि उसका जो स्कूल का प्लेग्राउंड था वो तोड़ दिया गया था वेकेशन के बाद। तो वो नूरी एक गर्ल है जो उसकी क्लास में है रवि की, वो लड़की मिजोरम की है। तो रवि को बोलती है कि तू टेंशन मत ले कि मेरे मिजोरम में तो बहुत ग्रीनरी है, तू ऐसा करना कि भाई तू वेकेशन में इस बारी मेरे मिजोरम में आना, मेरे स्टेट में आना, और मैं तुझे वहाँ की ग्रीनरी दिखाऊंगी, तू उदास नहीं हो। और रवि की टीचर उस टाइम सारे बच्चों को फिर काम देती है कि आप लोग लैंडस्केप ड्रॉ करो। लैंडस्केप मतलब भाई पेड़ पौधे, पहाड़ और घर, ऐसे हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। आप समर वेकेशन में मतलब हॉलीडे में आप कहीं पे भी घूमने जाओ, वहां की आप पिक्चर तैयार करके आना, ड्राइंग तैयार करके आना। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसमें से, एक इस पैराग्राफ में से, हाउ हैव ह्यूमन बीइंग्स एडाप्टेड टू द एनवायरमेंट? बच्चों हम कल ही डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, और हमें एक्सरसाइज भी कल कंप्लीट करनी है। आज हमने एक्सप्लेनेशन पूरी कर ली, और कल अगर ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है इस ज्योग्राफी चैप्टर एनवायरमेंट की, इसके बाद हम सिविक्स स्टार्ट ले लेंगे। ठीक है, सिविक्स भी हम स्टार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जितना भी आपको कराया वो अच्छे से मुझे आप लिख के भेजिएगा, और सारे आंसर्स अच्छे से लिखिएगा जो टिक कराए हैं वो भी। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से नहीं लिखते हैं प्लीज उनको रिक्वेस्ट है, वरना फिर मेरा फोन आएगा आप पे। चलें, थैंक यू।